माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग इस वीडियो में कुछ खास बातें जानने वाले हैं। क्या तो जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था आईपीसी के बारे में, तो अभी हम लोग उसमें सिर्फ ये समझा था कि आईपीसी को बदला क्यों जा रहा है, क्या आईपीसी के नाम में ही परिवर्तन हो रहा है या फिर धाराएं भी बदली जा रही हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई थी, धाराएं भी बदली जा रही हैं कुछ, और कुछ जोड़ी भी जा रही है, कुछ ख़त्म भी की जा रही हैं, और उनके जो आईपीसी के नाम है उसके नाम में भी परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदला जा रहा है, सीआरपीसी का नाम बदला जा रहा है, आईपीसी का नाम बदला जा रहा है। तो इन सब के अलावा क्या उसमें मतलब कानून में कुछ नई बातें भी जोड़ी जा रही हैं, क्या नई बातें भी शामिल की जा रही हैं। तो हम लोग आज यही जानने वाले हैं कि आईपीसी के नाम बदलने के अलावा उसमें जो धाराएं हैं उसके परिवर्तित होने के अलावा क्या उसमें कुछ अलग जोड़ा जा रहा है। तो क्या जोड़ा जा रहा है और किसके लिए सशक्त कानून बनाए जा रहे हैं, किस मैटर को लेकर के। तो ये सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुल मिला के 11 पॉइंट्स को लिखा है। कुल 11 पॉइंट्स है और 11 पॉइंट्स को मैंने क्या लिखा है, इसमें आपको वो सारी बातें मैंने लिखा है जो कानून में नए तरीके से जोड़ी जा रही हैं, जिनके लिए कुछ खास प्रावधान किया जा रहा है। जैसे क्या, तो भी हम आपको बताते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे समझ लो पॉइंट्स आपका क्या है कि अब इंडियन क्रिमिनल लॉ में होंगे बड़े बदलाव। तो आप जानते हो कि अभी चर्चा में जस्ट चल ही रहा है ये मैटर कि अब जो इंडियन क्रिमिनल लॉ है उसमें परिवर्तन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आईपीसी में नए बदलाव, आईपीसी में नए बदलाव, क्या बातें नई जोड़ी जा रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपका है हम लोग समझते हैं। क्या यहाँ पे ये लिखा है कि मॉब लीचिंग के लिए अब नया कानून बनाया जाएगा। क्या नया कानून बनाया जाएगा, इसमें मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि मॉब लीचिंग क्या है। तो मॉब लीचिंग का मतलब ये होता है जैसे कि भीड़, ठीक है, भीड़ हो गया, और जैसे कि कहते हैं कि जैसे कि झुंड हो गया, समूह हो गया। जैसे कि भीड़ में अगर कोई जैसे कि गलतियां होती है, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके लिए बात की जा रही है। क्या उसके लिए कहा जा रहा है कि अब उसके लिए नया कानून, क्या नया कानून बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, नया कानून बनाने के साथ साथ इसमें मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब अगर इसमें कोई ऐसी अपराध कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को मौत की सजा का प्रावधान उसके लिए किया जाएगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है। फिर यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है आप ये समझ लो, इसमें दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। बिल्कुल सही, अब जो राजद्रोह का कानून था उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। दोस्तों भारत में तो ये कानून चल रहा था, लेकिन जो अदर कंट्री हैं, अदर देश है, उसमें तो खत्म कर दिया गया। जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब देशों में जो राजद्रोह वाला कानून था इसमें सबसे पहले ही परिवर्तन कर दिया गया था। वो बहुत पहले अदर देशों में हो गया, लेकिन भारत में नहीं हुआ था। तो भारत में अब क्या हो रहा है, जब आईपीसी में नए बदलाव किए जा रहे हैं तो ये भी बात सामने आ रही है कि जो राजद्रोह का कानून था अब उसको पूरी तरह से क्या होगा, खत्म किया जाएगा, एकदम पूरी तरह से। तो देखिए यहाँ पे आप ये भी समझ लो कि राजद्रोह क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि राजद्रोह क्या होता है। तो एक होता है देशद्रोह, एक होता है राजद्रोह। राजद्रोह वो होता है जो शासन को लेके विवाद होते हैं, और जैसे कि जो देशद्रोह होता है, अगर राष्ट्र के प्रति कुछ आप गलत अनुचित कार्य करते हो तो उसे कहते हैं देशद्रोह, यानी कि वो राष्ट्र के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको आगे बताऊँ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि नाबालिग से रेप पर भी मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल सही। इसमें अब देखिए जो नए कानून आप देख सकते हो, एक बात नोटिस करना कि जो नए कानून आ रहे हैं ना उसमें खास तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे कि नाबालिग के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा प्रावधान किया जा रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तीसरा पॉइंट आपका है वो ये है कि जो नाबालिग हैं, जो बच्चे हैं, जो भी 18 वर्ष के नहीं हैं, उनके लिए बात की जा रही है कि नाबालिग से रेप पर अगर कोई उनके साथ रेप करता है तो उसके लिए भी उन व्यक्तियों को मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। अब बात ये आ रही है, ठीक है, तो मौत की सज़ा का प्रावधान रखा गया है इस कानून के अंतर्गत। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या है, हम लोग उसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए हुए अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल सही, आपके कहने का मतलब ये है, जो आपका पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि जो नए कानून हैं, मैंने आपको कहा ना कि जो नए कानून आ रहे हैं उसमें आपको बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लोग के लिए जो नाबालिग है इन लोग के कुछ ज़्यादा विशेषता देखने को मिलती है, इनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, ऐसा है।
तो कह रहा है कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए, खास तौर पे जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए, मतलब बच्चों के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है, अगर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कोई अपराध होता है तो उनके लिए क्या होता है, अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति अगर बच्चों के साथ, नाबालिग के साथ या महिलाओं के साथ बुरा काम करते हैं तो उनके लिए जो प्रावधान है उनको दंडित किया जाएगा, उनके लिए सजा को प्राथमिकता दी गई है कि उन व्यक्ति को सजा देना ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 पॉइंट भी हो गया। पॉइंट नंबर 5 क्या है, देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि 2027 से पहले, बात ये की जा रही है कि 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटराइज का मतलब कि जहाँ तक अनुमान ये है कि जितने भी कोर्ट है उसमें कंप्यूटराइज की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखो क्या होता है आगे। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है, जहाँ तक अनुमान यही है कि 2027 से पहले ऐसा होगा, 2027 से पहले ही ऐसा होगा कि मतलब देश के जो सभी कोर्ट वहाँ उसकी बात की जा रही है, जो देश के सभी कोर्ट है उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि कंप्यूटरली व्यवस्था शायद कर दी जाएगी। ठीक है, कि उसमें सब कुछ मतलब डिटेल से आप उसमें सब कुछ रखा जा सकता है। अब बात यहाँ पे जो 6 पॉइंट है वो ये कह रहा है कि किसी को भी गिरफ्तार करने पर, अब यहाँ पे भी बात आप समझ लो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि किसी को भी अगर अगर कोई भी पुलिस मतलब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करने पर उसके परिवार वालों को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर अब जो नए कानून आ रहे हैं उनके अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी की जो मतलब जानकारी होगी उसके फैमिली को दी जाएगी, उसके परिवार वालों को दी जाएगी। तो ऐसा व्यवस्था आ रहा है। दोस्तों आपका जो अगला है नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है 7वां, क्या कह रहा है देख लेते हैं। 7वां क्या है, देखिए यहाँ पे ये है कि देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों की अनुपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरह दोषी करार देने का प्रावधान है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट नंबर 7 है ये कह रहा है कि देश छोड़कर अगर जो अपराधी हैं वो देश छोड़कर अगर वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, तो उनके अनुपस्थिति में मतलब वो उपस्थित नहीं होते हैं, उनके अनुपस्थिति में भी क्या होगा, कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरह उनको दोषी करार देने का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि अगर जो अपराधी है जो जिन्होंने अपराध किया है वो अगर देश छोड़कर भाग जाते हैं तो उनको सज़ा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वो कहीं भी भाग कर जाते हैं फिर भी उनके लिए सज़ा का प्रावधान किया ही जाएगा। ठीक है, वो दोषी करार ही होंगे। तो ये कह रहा है। तो आपका जो 8वां है वो देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या है कि अब कोर्ट की सुनवाई पूरी होने पर, ये सबसे ध्यान रखना, अब क्या हो रहा है कि अब कोर्ट की सुनवाई अगर हो जाती है तो क्या होगा, सुनवाई पूरी होने पर 30 दिन बाद किसी भी सूरत में फैसला सुनाना होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले जो होता था कि जो कोर्ट होता था वो अगर कानून मतलब कि फैसला कर देता था उसके बावजूद भी वो क्या करते थे, उस फैसले को अपने पास रखते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसा कानून आ गया कि अब कोर्ट है अगर वो सुनवाई कर देता है तो क्या होगा, अगर सुनवाई करता है, सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन क्या समय निर्धारित कर दिया गया है कि 30 दिन के बाद ही सुनवाई हो गई है, उसके उपरांत 3 दिन के बाद ही किसी भी सूरत में मतलब किसी भी हालात में क्या होगा, फैसला उनको सुनाना ही होगा, ये अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब ऐसा नियम आ रहा है। फिर पॉइंट नंबर 9 क्या है कि देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप देख सकते हो कि पहले क्या था, जो तलाशी लिया जाता था तो पहले उसका कोई प्रमाण नहीं होता था कि हाँ पुलिस ने तलाशी लिया है या नहीं लिया है, बस वो बोल देते थे कि हाँ तलाशी ली गई है। लेकिन अब क्या है, अब देखो तलाशी जब्ती को लेकर अब वीडियो बनाना भी अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस किसी की भी तलाशी ले रही है, किसी के घर की या किसी की व्यक्ति की तलाशी ले रही है तो उसको वीडियो बनाना होगा, ये दिखाने के लिए ताकि कोर्ट में इस बात को प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, तो ये अनिवार्य हो गया। अब आने वाले कानून में ऐसा होगा। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि तलाशी जब्ती को लेकर अब वीडियो बनाना भी अनिवार्य होगा, ऐसा नए कानून में है। फिर पॉइंट नंबर 10 क्या है कि गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो। आप यहाँ पे थोड़ा गौर करना, ये वाला पॉइंट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो। अब ये बात देखो, पहले होता क्या था
कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे मान लो कि हम लोग यूपी में हैं, यहाँ पे गुनाह हुआ है, लेकिन उसके बाद में अगर हम दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं तो क्या वहाँ से भी हम कंप्लेन कर सकते हैं? तो ये वाला व्यवस्था आ गया है। देखिए, गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो, मतलब किसी भी स्थान पे हुआ, किसी भी जगह हुआ हो, लेकिन FIR यानी कि जो आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, FIR देश के किसी भी हिस्से में जा सकेगी। कहने का मतलब ये है कि आप अब कहीं भी गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि मान लो कि भदोई में ही गुनाह हुआ है तो वहीं के थाना में ही आप रिपोर्ट लिखा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। गुनाह किसी भी इलाके में हो, आप कहीं भी हो तो वहाँ पे रिपोर्ट आप लिखा सकते हो, किसी भी थाने में। ऐसा नहीं है कि अगर यूपी में मर्डर हुआ है तो यूपी के मतलब जाओ वहीं पर ही रिपोर्ट लिखाओ, ऐसा नहीं है। आप जिस स्थान पर हो, जहाँ पर गुनाह हुआ है वहीं पर रिपोर्ट लिखा सकते हो, मतलब देश में कहीं भी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो, मतलब किसी भी इलाके में हुआ हो, लेकिन FIR देश के किसी भी हिस्से में, मतलब आप जैसे कि यहाँ ऊपर जैसे कि आप यूपी में हो और मानो कि क्या कर सकते हो आप गुजरात में, जो गुजरात का थाना है वहाँ पे भी रिपोर्ट लिखा सकते हो। तो ये कह रहा है कि देश के किसी भी कोने में आप रिपोर्ट लिखा सकते हो, ठीक है। ऐसा नया कानून में परिवर्तन दिखेगा। अब जो 11 नंबर पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। चार्जशीट का मतलब ये है कि जो आपका प्रस्ताव टाइप का होता है, जो मतलब कि प्रमाण के रूप में होता है, तो उसे कहते हैं चार्जशीट। तो ये कह रहा है कि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी और 180 दिनों के अंदर हर साल, मतलब कि कह रहा है कि 180 दिनों के अंदर हर हाल में जांच मतलब समाप्त की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अब जब भी 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी, उसके बाद ही 180 दिनों के अंदर का जैसा भी हालात हो, किसी भी हाल में क्या होगा, उसकी जांच की जाएगी, जांच की समाप्ति की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुल मिला के मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट्स लिखा था। तो मैंने क्या लिखा था मैं आपको बता दूं, जो मैंने लिखा वो मैंने आपको समझाया, और यही आपको अब नए वाले IPC में नए परिवर्तन के साथ आपको दिखेगा। ये सारी बातें इसमें जोड़ी जा रही हैं, ठीक है। ऐसी व्यवस्था इसमें थी, लेकिन कुछ को ख़त्म किया गया और कुछ को सशक्त बनाया जा रहा है, जो आप देख सकते हो। तो ऐसा नए कानून में, नया IPC में आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और यदि नहीं भी आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।